नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज्ञे जी की लिखी कहानी सभ्यता का एक दिन। नरेंद्र जीवन के झमेलों से बेफिक्र रहता था। लापरवाही उसका सिद्धांत था। राह चलते जो मिल गया ले लिया और चलते बने। सुख मिला हंस लिए, दुख मिला सह लिया। पैसे मिल गए तो इस हाथ से ले और उस हाथ खर्च कर डाले। फटकार मिली तो इस कान सुनी और उस कान बाहर कर दी। ऐसा वे तभी से हुआ था जब से घर बार छोड़कर भाग आया था। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी इस थोड़े से अरसे में ही वे ढंग उस पर ऐसा बैठ गया कि इसके अलावा और किसी ढंग की कल्पना ही वह नहीं कर सकता था। इस वर्ष भर में कई बार वह भूखा लेट गया, कई बार सर्दी से ठिठुरता पड़ा रहा, कई बार सड़क की पटरी पर बैठकर भीगा किया। लेकिन क्या उसे कभी उस पीछे छूटे हुए घर की याद आई? कभी नहीं। ऐसे समय में दार्शनिकता के झोले में अपने को छिपा लेता है, कुछ गा गुनगुना लेता और बस ठीक रहता, बेफिक्र रहता। बेफिक्र ही नहीं, लापरवाह रहता। आज सवेरे वह बेफिक्र ही नहीं खुश था, जबकि जेब में 1 रुपया था। ये सोचने की उसे जरूरत नहीं थी कि वह कैसे वहां पहुंचा है, वहां पहुंचना चाहिए था या नहीं। वह रुपया था और नरेंद्र की जेब में था, बस इतना काफी था। नरेंद्र दोनों हाथ जेब में डाले, एक में रुपया थामे सीटी बजाता हुआ शहर की मुख्य सड़क पर चला जा रहा था। मन में कोई विचार नहीं था, केवल सीटी के गीत पर ताल देती हुई संतोष की लहर सी थी। तभी नरेंद्र ने सुना, एक रेडियो कंपनी के भीतर से रेडियो चिल्ला रहा है, अपना भी विज्ञापन कर रहा है और अन्य चीजों का भी। इन नियामतों में एक है कैलिफोर्निया के आड़ू। एक दिन था जब अमेरिका के बाहर, बल्कि कैलिफोर्निया के बाहर, यह आड़ू एक सपना थे। लोग इनका नाम सुनते थे और आहा भर लेते थे। जो अमीर थे वे कैलिफोर्निया जाते थे और लौटकर उन आड़ुओं की तारीफ करके अपने दोस्तों को ईर्ष्या से जलाते थे। जिन्हें खाने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं उतरती हैं, जिन्हें पकाने के लिए फरिश्ते अपनी गर्म सांसों से उन्हें फूंक फूंक लाल करते हैं। आज आप यहीं पर उन्हें मामूली दाम पर खरीदकर खा सकते हैं। नरेंद्र आगे बढ़ गया। अब उसके मन में उस संतोष के साथ एक और भी विचार अस्पष्ट रूप से छा गया कि कैलिफोर्निया के आड़ू मामूली दाम पर मिलते हैं और उसकी जेब में पूरा 1 रुपया है। एक दुकान पर उसने बोर्ड लगा देखा, सब प्रकार के अचार, मुरब्बे, जैम, डिब्बे के फल, और आगे बढ़ने की चिंता ना कर भीतर घुस गया। एक छोटा डिब्बा कैलिफोर्निया के आड़ू, 5.5 आने। नरेंद्र बाकी पैसे जेब में डालकर और टीन हाथ में लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा सड़क पर भीड़ है। वह एक गली में हो लिया और धीरे धीरे चलने लगा। डिब्बे पर लगे हुए कागज का चित्र उसने देखा, फिर ऊपर लिखी हुई पूरी इबारत उसने पढ़ डाली, कंपनी के नाम तक। फिर चाकू ना होने के कारण एक मकान की पत्थर की सीढ़ी के कोने पर पटक कर डिब्बे में छेद किया, फिर दांतों से खींचकर ढक्कन अलग कर दिया। तब एक बार चारों ओर देखकर वे चलता चलता ही आड़ू खाने लगा और दार्शनिकता भी आगे उसके भीतर चेत उठी। नियामत, स्वर्ग की अप्सराएं, कैसी होती होंगी वे? रिश्ते, पहले तो केवल कैलिफोर्निया खाती थी, अब दुनिया इन्हें खाती होगी। उपज बहुत बढ़ गई होगी, अब भी फरिश्ते ही पकाते होंगे।
कितने फरिश्ते लगे होंगे इस काम में। बकवास, विज्ञापनबाजी। लेकिन फिर भी बड़ी बात है। आज मैंने रेडियो पर सुना, रेडियो विदेशी कारखाने में बना। उसके अलग अलग हिस्से बनाने, पैक करने और यहाँ तक पहुँचाने में हजारों आदमियों के हाथ लगे होंगे। हजारों ने ये मेहनत की कि मैं, नरेंद्र, इस खबर को सुनूं और आड़ू कैलिफोर्निया में तोड़े गए, छाटे गए, पकाए गए, गिने गए, तोले गए, डिब्बे में डाले गए, जिसके लिए डिब्बे का कारखाना बना। मोटर में लदकर स्टेशन आए, मोटर का कारखाना काम आया। रेल में लदे, जहाज में लदे, लोहे के कारखाने काम में आए, ढालने की मशीनें काम आई, बिजली घर काम आए, कील बनाने वाले, पुर्जे बनाने वाले, रस्से बनाने वाले, झंडे बनाने वाले, नावें बनाने वाले, हाँ, तोपें तक बनाने वाले, सब काम में आए। बंदरगाह के राज मजदूर काम आए, कूली काम आए। शायद कुल दुनिया का एक गिना जाने लायक हिस्सा काम आया कि ये आड़ू वहां पहुंचे। और मैंने इतने हजारों आदमियों का श्रम खरीदा है 5.5 आने में, और वे 5.5 आने भी हैं आड़ुओं की कीमत, उस श्रम की नहीं। तो ये क्या है, कैसे है, क्यों है? क्या पहले भी ऐसे ही था? पहले तो एक प्राणी अपना पेट तब भरता था जब दूसरे को मार डाले, उसी को भून कर या कच्चा ही खा जाए। और अब आड़ुओं का डिब्बा खाली हो गया। नरेंद्र ने एक बार उसे मुंह के पास ले जाकर भीतर देखा। उसमें कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह एक क्षण देखता ही रहा। यह सब विज्ञापन की देन है। विज्ञापन से ही रिद्धि मिलती है और सुख। असल में ये सब सभ्यता की देन है। सभ्यता ने ही विज्ञान दिया है। सभ्यता ही इस दुनिया को सहयोग में चला रही है। सभ्यता। नरेंद्र ने एक सांस लेकर टीन फेंक दिया। उसके गिरने की आवाज ने मानो फिर कहा, सभ्यता। नरेंद्र को लगा कि वे सभ्यता से जैसे अलग है, अछूत है, निर्वासित है। वे गली से लौटकर सड़क पर आया। आधे घंटे बाद उसने पाया कि वे सब प्रकार के अचार, मुरब्बे, जैम, डिब्बे के फल, टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट इत्यादि बेचने वाले करीम भाई के यहाँ लगभग 5.5 आने, रोज 10 रुपये मासिक का नौकर है। यह थी सवेरे की बात। दोपहर में जब उसे आधे घंटे की छुट्टी दी गई, तब उस लापरवाह ने एक और डिब्बा कैलिफोर्निया आड़ुओं का खरीदा, गली में घुसकर खोला और धीरे धीरे टहलता हुआ खाने लगा। ज्यों-ज्यों उसकी जीभ उस नए परिचित स्वाद के अनुभूत से तृप्त होने लगी, त्यों-त्यों उसका हृदय दर्शन की बजाय एक अनुग्रह के भाव से भरने लगा। उसे लगने लगा कि वह संसार का भला चाहता है, उसके लिए सचेष्ट है। उसके मन में इच्छा हुई कि संसार के प्रति अपनी सद्भावना को किसी तरह किसी पर प्रकट कर सके, अपने अनुग्रह के घेरे में किसी को घेर कर अपना सके। सवेरे जिस निर्वासन का, सभ्यता के अलगाव का अनुभव उसे हुआ था, उसे मिटा दे, सभ्यता की आत्मा से एक हो जाए। तभी उसे सामने एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, जो मामूली गाड़े का फटा कुर्ता और घुटने तक की धोती बांधे था, लोहे के फ्रेम का टेढ़ा चश्मा लगाए था और सिर झुकाए चल रहा था। जब वे नरेंद्र के पास आ गया, तब नरेंद्र ने एकाएक उसकी ओर आड़ू का डिब्बा बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, मेरे साथ हिस्सा बांटिएगा। उस आदमी ने कुछ चौंक कर डिब्बे की ओर देखा। नरेंद्र को लगा कि वह भूखी सी आंखों से डिब्बे पर लिखी इबारत पढ़ रहा है। नरेंद्र हाथ बढ़ाए खड़ा रहा। एकाएक उस व्यक्ति ने कुछ पीछे हटकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश का रुपया विदेशी माल पर उड़ा रहे हो, और वह भी गैर जरूरी माल पर, निरी स्वाद लोलुपता के लिए?
नरेंद्र सहम गया। किसी तरह बोला, यह कैलिफोर्निया के आड़ू हैं, सभ्यता की देन है। जी हाँ, यह शैतान की चाट है, हमारे पतन की निशानी, आपका कलंक है। वे सब लोग तो खाते हैं, लेकिन तुम जानते हो संसार का कितना बड़ा हिस्सा आज पतन के मुंह में जा रहा है। हमारे भीतर घुन लग गया है, हम सड़ रहे हैं, और अगर शीघ्र ना चेते तो। क्यों, तुम्हें भूख नहीं लगती? लगती है, लेकिन मैं उसे अपने भाइयों का जिगर खाकर नहीं मिटाना चाहता। यह भूख ही है, सब और फैला हुआ विनाश ही हमें आत्म अभिमान की शिक्षा देता है। वह व्यक्ति एक बार फिर घृणा से उस डिब्बे की ओर देखकर आगे बढ़ गया। नरेंद्र भी स्थिर दृष्टि से उस डिब्बे को पकड़े हुए अपने हाथ की ओर देखता रहा। उसका मन जैसे पथरा गया था और हाथ भी अवश हो गया था। धीरे धीरे हाथ की पकड़ स्थिर होती गई और एकाएक डिब्बा उसके हाथ से छूट पड़ा। वह एकदम से जाग गया। वह ठीक कहता है, यह कलंक है, जबान की चाट है, सबोर पतन है। सभ्यता ही ने हमें इस पतन की ओर बढ़ाया है। विज्ञान ने हमें सुख नहीं, प्राचुर्य दिया है, और प्राचुर्य की सड़ांध ने हमारा दिमाग विकृत कर दिया है। पतन पतन सभ्यता, लेकिन पतन में आत्माभिमान जागा है। सभ्यता, आत्माभिमान। नरेंद्र 1.5 कदमों से लौट पड़ा। हुसैन भाई करीम भाई की दुकान पर पहुंचकर उसने कहा, मैं आपकी नौकरी नहीं करूंगा। क्यों भाई? आप विदेशी माल बेचते हैं, वह हमारा कलंक है। मालिक मुस्कुरा दिए। नरेंद्र बाहर निकलकर फिर सड़क पर टहलने लगा। कोई व्यक्ति उसकी ओर देखता तो वह कुछ अकड़ जाता और उसके भीतर मानो एक शब्द गूंज उठता, आत्माभिमान। शाम को नरेंद्र टहलते टहलते थम गया। सीटी बजाने की इच्छा भी उसे न हुई। कुछ ठंड सी भी हो चली। नरेंद्र ने पीठ झुका ली, हाथ जेब में डाल लिए। 5:30 और 5:30, 11:05 आने। नरेंद्र को याद आया कि 5 आने उसकी जेब में बाकी हैं। साथ ही यह भी विचार आया कि उसे अभी अपने पतन का प्रायश्चित करना है। वे एक दुकान में गया और देसी मुरब्बे मांगने लगा। एक दुकान, दूसरी, तीसरी दुकान। आखिर उसे हिंदुस्तान ही में बने हुए आड़ू के मुरब्बे का डिब्बा मिल गया। दाम 5 आने। नरेंद्र ने डिब्बा लिया, पैसे चुकाए और बाहर निकला। उसका अभिमान दीप्त हो उठा। उसने देश के नाम पर 5 आने खर्च किए हैं। 5 आने, जो उसके अंतिम 5 आने थे, जिनके जाने में उसकी जेब खाली हो गई है। अब वह गली में नहीं गया। जितना अभिमान उसमें भर रहा था, उसके लिए गली बहुत तंग जगह थी। वह सड़क पर ही एक दुकान के बाहर तख्त पर बैठ गया और डिब्बा खोलकर खाने लगा। मुरब्बा खाकर, उंगली चाटकर, डिब्बे भीतर झांककर, उंगली फिर उस पे फिराकर और मुंह में डालकर, होठ चूसकर, अंत में नरेंद्र ने डिब्बा फेंक दिया। डिब्बा खनखनाता हुआ लुढ़कता चला गया, नाली में गिरा। शांति हो गई। एक ओर से एक लड़का दौड़ा हुआ आया। उसने डिब्बा उठाया, झटक कर नाली की कीच झाड़ दी और चलने को हुआ। दूसरी ओर से 2 लड़के निकले, पहले से डिब्बा छीनने की कोशिश में लगे। तीसरी ओर से एक नंग धड़ंग मैला बच्चा निकला और ललचाई आंखों से डिब्बे की ओर देखने लगा। चौथी ओर से कद में कुछ बड़ा एक लड़का निकला। अधिकार के स्वर में बोला, हटो, और डिब्बा छीन कर बोला, अरे यह तो जैम का डिब्बा है। 2 काली उंगलियां भीतर घुसी, घूमी, बाहर निकली और मुंह में चली गई। तब मारपीट, गाली गलोच, नोच खसोट होने लगी। डिब्बे में कुछ नहीं था, उन शरीरों में भी कुछ नहीं था, लेकिन कुछ चीथड़े इधर उधर गिरे, कुछ नोचे हुए बाल, कुछ मैला रक्त। नरेंद्र देखता रहा।
उसका हृदय ग्लानि से भर गया। क्या यही है हमारा आत्माभिमान? यही है हमारी सभ्यता? नहीं, सभ्यता ने हमें कुछ नहीं दिया। विज्ञान नहीं दिया, सुख नहीं दिया, वह क्रियाशीलता भी नहीं दी जिससे प्राचुर्य आता है। आत्मगौरव नहीं दिया, वह पतन ही दिया जिससे अभिमान जागता है। सभ्यता ने हमें कुछ नहीं दिया। दिया है तो यह है। एकदम से नरेंद्र को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। भूतकाल में से एक आग की लपट सी निकली जो दार्शनिकता को, बेफिक्री को, लापरवाही को भस्म कर गई। उसे याद आया कि उसके घर वाले भी हैं जिन्हें वे छोड़ आया है। उसके भाई बहन, क्या वे ऐसे होंगे? उसकी स्त्री, क्या वह ऐसी ही संतान की माँ होगी? उसका शिशु, क्या वह भी ऐसा होगा? नाली के पड़े हुए गंदे टीन के लिए लड़ मरने वाला सभ्य? हाँ, उसके भाई बहन, उसकी स्त्री, उसका बच्चा भी भूखे होंगे और बिल्कुल अकेले होंगे, एक दूसरे के शत्रु। वे उन्हें इस हालत में बचा सकता है, शायद अब भी बचा सकता है, सभ्यता से बचा सकता है। वे गांव में है जहां सभ्यता अभी नहीं पहुंची। उसे भी गांव जाना चाहिए, सभ्यता के बाहर निकलना चाहिए। लेकिन कैसे? गांव दूर है, उसे रेल का टिकट चाहिए, उसे तांगा चाहिए, उसे बल के लिए भोजन चाहिए। पर कैसे? उसे ये सब कुछ चाहिए। इस सब कुछ के लिए पैसा चाहिए। कैसे उसे मजूरी चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, उसे चाहिए कुछ ही चाहिए जो उसे सभ्यता से बाहर निकाल कर ले जाए, जहां उसके भाई बहन हैं, स्त्री है, बच्चा है। और यह सभ्यता नहीं है। वे सड़क की ओर, सभ्यता की उन सब दुकानों की ओर लौट पड़ा। लेकिन तब शाम हो चुकी थी, दुकानें बंद हो गई थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।